सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रश्मि जी द्वारा रचित कहानी एक जिहादी की प्रेम कहानी। नहीं, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। वह तो खुद ही इतना डरपोक था कि रसोई के चाकू तक को संभाल कर पकड़ता था। वह बम कैसे पकड़ सकता है? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अरे अम्मा, तेरा बेटा क्या डरेगा बम और चाकू से? वह तो खुद ही एक मानव बम था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असलम की अम्मी रोती जाती थी और पुलिस के सामने अपने बेटे की पैरवी करती जाती थी। ऐसा ही हुआ है अम्मा। कल तुम्हारे बेटे ने शहर में बम लगा रखे थे। शाम को ही सब एक के बाद एक फटने थे, लेकिन भला उस लड़की का जिसने सही वक्त पर हमें खबर कर दी और हमने सारे बम खोज खोज कर डिफ्यूज कर दिए। मेरा असलम, उसे मार डाला सबने। और वह बुढ़िया माँ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए दहाड़ मार मार कर रोने लगी। तेरा असलम मानव बम बनकर घूम रहा था, खुद को ही उड़ा लिया उसने। बाकी के 4 दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। पुलिस इंस्पेक्टर बुढ़िया को जानकारी दे रहा था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक अधिकारी ने पीक थूकते हुए हिकारत से कहा, अच्छा हुआ कि मर गए साले, कुछ तो बोझ कम हुआ धरती का। बुढ़िया बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए रोए जा रही थी और पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी। असलम के कमरे से उसे एक AK-47 और कुछ कोकीन मिला। कैसे भोली बन रही थी, कहती थी कि मेरा असलम रसोई के चाकू तक से डरता है, तो क्या इस बंदूक से तू खेलती थी? फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर बोला, चलो ओए, समेटो ये सब, ले चलो ये सब थाने, इस माई को भी ले चलो। जब तक ये केस नहीं सुलटता तब तक न जाने क्या क्या पूछना पड़ेगा इससे। असलम अपनी अम्मी अब्बू की 5वीं और आखिरी औलाद था। वह बचपन से ही पढ़ने लिखने और बातचीत में निहायत ज़हीन था। जो भी उससे मिलता उसके व्यवहार पर फिदा हो जाता। अपने स्कूल में तो वह सभी का चहीता था। चाहे गाना हो या नाचना, ड्रामा हो या खेल कूद, सभी में असलम की डिमांड रहती थी। उसके बिना मानो हर टीम अधूरी रहती। पढ़ाई में भी उसके और सिमरन के बीच मुकाबला बना रहता। कक्षा में कभी असलम अव्वल आता तो कभी सिमरन। इन दोनों के रहते कोई भी पहली और दूसरी पोजीशन पर कब्जा नहीं जमा पाया। स्कूल से 12वीं पास करने के बाद असलम ने कंप्यूटर साइंस ले लिया। वह सॉफ्टवेयर की दुनिया में नए नए ईजाद करना चाहता था। उसका दिमाग वाकई किसी कंप्यूटर की तरह ही काम करता था। जल्दी ही असलम अपने कॉलेज का भी हीरो बन गया। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। लड़कियां उसके साथ ही अपने नोट्स शेयर करती, बदले में वह भी उनका भरोसेमंद और मददगार था। किसी को भी कैसी भी जरूरत आन पड़े, असलम हमेशा हाजिर रहता। वही असलम जिहादी कैसे बन गया? जो हर इंसान से प्यार करता था, जो दोस्ती की मिसाल था, दानव कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में कि अपनी उंगलियों के बीच कलम थामने वाला और कीबोर्ड पर उंगलियां नचाने वाला, सबका प्यारा, यारों का यार असलम अपनी उन्हीं उंगलियों से AK-47 के ट्रिगर दबाने लगा? इस केस की खासी तहकीकात हुई, गुप्त छानबीन की गई। फिर जो बात निकलकर सामने आई वो कुछ यूं थी। असलम जब कॉलेज में था तभी उसकी दोस्ती रेहान से हुई। रेहान बुद्धिमान तो था ही, साथ ही बेहद तेज तर्रार भी था। वह असलम की तरह बड़े दिल का नहीं था। उसके दिल में हिंदुओं के प्रति बेइंतहा कड़वाहट थी और असलम से दोस्ती करने का वह एक ही मकसद बताता था कि तू अल्लाह पाक की औलाद है, मेरा जात भाई है। हालांकि असलम जाति पाति और धर्म संप्रदाय के ओछे आडंबरों से दूर ही रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ हर त्योहार खुलकर मनाता था और सभी धर्म जातियों का सम्मान करता था। लेकिन रेहान से दोस्ती करने के बाद असलम के व्यवहार में धीरे धीरे ही सही बदलाव आना शुरू हो गया। वह असलम जो अपनी अम्मी के लाख कहने के बावजूद मस्जिद न जाता था, अब हर जुम्मे के जुम्मे मस्जिद जाने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती ने जोर पकड़ लिया। घर आना जाना भी शुरू हुआ और तभी असलम की जिंदगी में आई रेहान की चचेरी बहन सोहा। सोहा उसी शहर में एक फ्लैट किराए में लेकर रह रही थी। वह नौकरी करती थी और प्राइवेट पढ़ भी रही थी। बेहद खूबसूरत और मिलनसार। वह अक्सर रेहान के घर वालों से मिलने उसके घर आया करती थी। तभी उसकी मुलाकात असलम से भी हुई थी।
धीरे धीरे यह मुलाकात बाहर भी होने लगी, फिर बढ़ने लगी और आखिर में वे दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ गए। अब अक्सर रेहान, असलम और सोहा साथ साथ घूमते। रेहान असलम और सोहा की नजदीकियों से वाकिफ हो चुका था। वह उन्हें और करीब आने के मौके देने लगा। यह दोस्ती बेहद गहरी होती चली गई। असलम बदल रहा था। उसकी एक डोर रेहान के हाथ में थी तो दूसरी सोहा के। वे जैसे चाहते उसे घुमाते और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा वही करता जा रहा था जो वे दोनों चाह रहे थे। असलम, तू भी मस्जिद के पीछे वाले चबूतरे पर चला कर। वहां के मौलवी साहब दुनियादारी की बड़ी सलीकेदार बातें सिखाते हैं। जिंदगी में यह सब जानना भी तो जरूरी है दोस्त। असलम अक्सर रेहान के साथ उन चबूतरों पर जाने लगा। असलम समझ नहीं पा रहा था कि रेहान उसे किस राह पर ले जा रहा है, लेकिन रेहान अब तक असलम के स्वभाव को बखूबी बांध चुका था। वह उसे धर्म के रास्ते जिहाद की ओर ले जा रहा था, क्योंकि असलम जैसे लड़के को इसी रास्ते से ले जाया जा सकता था। रेहान उसे मस्जिद के पीछे की ओर बने एक आतंकी अड्डे की ओर धकेलना चाहता था। यह अड्डा बेग का था। बेग यहाँ 2 कमरों के एक पुराने से घर में रह रहा था और छुप छुप कर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहता था। रेहान उसका राइट हैंड था। रेहान ने असलम की मुलाकात अपने दोस्त बेग से करवाई। बेग ने पहली ही मुलाकात में अपनी मीठी मीठी और लच्छेदार बातों से असलम को अपना बना लिया। फिर धीरे धीरे नशा देकर उसके दिमाग को सुन्न करना शुरू किया और आखिर में जब असलम का दिमाग और सोच सुन्न पड़ने लगे तब बेग ने अपने विचारों को उस पर रोपना शुरू किया। धीरे धीरे वह असलम के विचारों को अपने सांचे में ढालने लगा। जब कभी बेग को अपने इस काम में रुकावट महसूस होती तो वह सोहा का सहारा लेता। सोहा बड़े प्यार से असलम का हाथ पकड़ती और कहती, बेग भाई ठीक ही तो कह रहे हैं असलम। और धीरे धीरे आलम यह हो गया कि वह असलम जो अब तक पूरे देश के बारे में सोचता था एक कौम तक ही सिमट कर रह गया। वह असलम जो इंसानियत को पूछता था जिहाद को जायज मानने लगा। असलम धीरे धीरे सबसे कट गया। अब उसका चबूतरे और मौलवी साहब से भी कम ही वास्ता रहता। वह हर वक्त बेग के पास ही पड़ा रहता। सोहा भी अक्सर उसके साथ रहती। असलम ने कॉलेज जाना तो कब का बंद कर दिया था। अब अपने घर भी कम ही जाने लगा था। अक्सर रातें भी सोहा के फ्लैट में ही गुजारने लगा। जब अम्मी ने घर न आने की वजह पूछी तो बोला एक नौकरी मिली है, उसी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। उसे होश ही न था कि उसके दिल और दिमाग में जिहाद का बारूद भरता जा रहा है। रेहान उसे इस राह पर इस्लाम की तालीम दिलवाने नहीं लाया था, बल्कि एक जिहादी बनाने के लिए लाया था, जो कि वह खुद भी था। रेहान का काम ही यही था। वह असलम जैसे भोले भाले लेकिन होनहार युवक युवतियों को अपने चंगुल में फंसाता और जिहाद की राह पर ढकेल देता। वे सब के सब बेग और उनके भी ऊपर बैठे आकाओं के इशारों पर नाचते और यह सोच सोच कर खुश होते कि जिहाद के नाम पर वे एक ऐसी जमीन का ईजाद कर रहे हैं जहां सिर्फ उन्हीं के बनाए उसूल होंगे, तौर तरीके होंगे और खौफ होगा। बेग का दिमाग बेहद शातिर था। वह जानता था कि असलम जिस तेजी से उसकी ओर खींचा चला आ रहा है उसी तेजी से वापस भी लौट सकता है। उसके जैसे जज्बाती लड़के को बांधने का एक ही जरिया था, लड़की। और धीरे धीरे बेग और रेहान ने ऐसी चालें चली कि सोहा असलम की कमजोरी बन गई। अगर कभी असलम इस दुनिया से उकताकर या खौफ खाकर वापस लौटने की बातें करता तो सोहा उसे अपने प्यार का वास्ता देती, बाहर की दुनिया का और भी खौफनाक चेहरा दिखाती, जुदाई का डर पैदा कर देती और रोक लेती। उसने असलम को अपने प्यार और नशे का गुलाम बना दिया था। असलम के घर में उसकी अम्मी के अलावा और कोई न था। 4 बहनें थीं और चारों की चारों अपने अपने शौहरों के पास खुश थीं। अब्बू जान कई बरस पहले ही बीमारी के चलते अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। घर पुराना और बड़ा था, उसमें 3 किराएदार रह रहे थे। किराए की रकम से ही घर का खर्चा पूरा हो जाता था। लेकिन बेग भी असलम को रुपयों की कोई कमी ना होने देता। असलम जब चाहे जितने चाहे रुपये अपनी अम्मी को भेज सकता था, बस वह खुद चाहे तो भी इस दलदल से बाहर नहीं जा सकता था। सोहा भी नौकरी और पढ़ाई तो बस दुनिया को दिखाने के लिए ही करती थी। असल में तो वह भी बेग के ही एक मिशन का अहम हिस्सा थी। सोहा वो मीठा जहर थी जो धीरे धीरे असलम की हर रग में उतर चुकी थी।
अब उसके बिना असलम का एक पल जीना भी दूभर था। सोहा उसकी कमजोरी बन चुकी थी और यही तो बेग का मास्टरमाइंड था। वह असलम को नशे और औरत का गुलाम बना देना चाहता था। बेग जानता था कि इन दोनों का सुरूर ऐसा होता है कि आदमी जीता जागता खिलौना बन जाता है। जब इन दोनों का सुरूर सर चढ़कर बोलता है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और आखिर वह दिन भी आ गया जिसकी खातिर असलम को जिहाद का मोहरा बनाया गया था। नशे में धुत असलम बेग और रेहान के सामने खड़ा था। सोहा उसका हाथ थामे थी। जब जब सोहा की हथेली की पकड़ ढीली पड़ती, असलम उसे कसकर पकड़ लेता। सोहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती और असलम पर फिर सुरूर चढ़ जाता। सोहा का काम बस इतना ही था कि वह असलम को नशे में डुबोए रखे, फिर चाहे वह किसी भी तरह का नशा हो। और सोहा असलम को अपने प्यार की और नशे की दोनों ही डोज बड़ी समझदारी से देती रही। इसी नशे के आलम में असलम के शरीर को मानव बम के रूप में तैयार किया जाने लगा और उसके दिमाग में भी बदले का बारूद भरा जाने लगा। वह विरोध करते हुए भी विरोध नहीं कर पा रहा था। यह ठीक नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं अपने मासूम भाई बहनों की जान नहीं ले सकता, असलम गिड़गिड़ाया। सोहा ने असलम को पुचकारते हुए कहा, कौन से भाई बहन असलम? तुम्हें पता तो है कि ये सब किस तरह हम पर जुल्म करते हैं, कितना भेदभाव करते हैं। अब अपनी इज्जत का बदला लेने का समय आ गया है असलम। नहीं सोहा, ये बदले की आग ठीक नहीं, मेरी खातिर असलम। सोहा ने फिर असलम की रगों में नशा उतार दिया। असलम किंग कर्तव्य विमूढ़ सा मशीन की तरह व्यवहार करने लगा। उसे हिदायत दी गई कि ये सभी बम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही लगाने हैं। पहला बम शहर के एक नामी स्कूल में, दूसरा बड़े बाजार में और तीसरा खेल के उस मैदान में जिसके एक गेट के सामने मंदिर है और दूसरे गेट के सामने गुरुद्वारा। इसके बाद क्या करना है उसकी सूचना उसे बाद में दे दी जाएगी। सोहा हर पल उसके साथ रहेगी। असलम को सख्त हिदायत दे दी गई थी कि यदि इन सब के बीच उसे जरा भी खतरे का अंदेशा हो तो तुरंत खुद को उड़ा ले, क्योंकि जिहाद के नाम पर कुर्बान होने वाले को अल्लाह का दर नसीब होता है। असलम पूरे शहर की मौत बनकर चल दिया। सोहा लगातार उसका हाथ थामे साथ साथ चल रही थी। आज काफी समय बाद वे दोनों बेग के दड़बे की सीलन से बाहर निकले थे। असलम को ऐसा लग रहा था मानो आज सालों बाद अपने उस शहर की फिजा को देख रहा है जिसमें बचपन और जवानी की कई यादें तैर रही हैं। असलम को जरा होश आता तो वह सोहा के साथ इस शहर से जुड़ी अपनी तमाम यादें साझा करने लगता और सोहा उसे नशे की डोज देकर फिर चेतना शून्य कर देती। सोहा नहीं चाहती थी कि असलम भावनाओं में बहे और अपना मकसद भूल जाए। सोहा उसे लगातार याद दिलाती जा रही थी कि वह एक मानव बम है और जिहाद की राह पर चल रहा है। अपने टारगेट के अनुसार असलम शहर के नामी स्कूल के बाहर खड़ा था। स्कूल के गेट से ही उन्हें दूर दूर तक फैला ग्राउंड दिख रहा था। देखो सोहा, यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा करता था। पता है, मैं अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था। यहाँ से जीती अनेक ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट आज भी अम्मी ने संभाल कर रख रखे हैं। असलम, तुम अपना टारगेट भूल रहे हो। नहीं सोहा, मैं नहीं, हम अपना टारगेट भूल रहे हैं। याद करो सोहा, तुमने भी तो बचपन में कई इनाम जीते होंगे। क्या कभी हमारे टीचरों ने कोई भेदभाव किया था हमारे साथ? क्या कभी कोई इनाम, कोई मेडल हमें देने से इसलिए रोक लिया गया क्योंकि हम मुस्लिम हैं? नहीं सोहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह शिक्षा का मंदिर है, हम यहाँ तालीम हासिल करते हैं। मैं यहाँ पढ़ने वालों में अपना बचपन देख रहा हूँ, तुम क्यों नहीं देख पा रही हो सोहा? सोहा अपनी निगाहों में खालीपन लिए दूर, बहुत दूर देखे जा रही थी। वहां अनेक छोटे बड़े बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। कुछ के हाथ में खाने के डिब्बे थे तो कुछ झुंड बनाकर बैठे खा रहे थे। देखो सोहा, उस बच्ची को देखो, वही जो 2 चोटी किए हुए है, उनमें लाल फीते लगाए हैं। क्या तुम वो नहीं हो सोहा? तुम भी तो अपने बचपन में ऐसी ही लगती होंगी ना? अचानक सोहा की आंखों से आंसू बह चले। इससे पहले किसी ने यूं उसका बचपन उसे नहीं दिखाया था। अब सोहा असलम का हाथ पकड़कर नहीं चल रही थी, बल्कि असलम सोहा का हाथ पकड़कर खींचे लिए चला जा रहा था। दोनों बड़े बाजार के चौक पर खड़े थे। देखो सोहा, वो तुम्हारे अब्बू और अम्मी। अरे क्या खरीद रहे हैं वो दोनों? तुम्हारे लिए जरी वाला दुपट्टा। और वो देखो सोहा, वो रही मेरी अम्मी,
वो मेरे लिए अचकन पसंद कर रही है। सोहा ध्यान से देखो इन्हें, ये सब हमारे अपने ही हैं। ये चाहे जिस भी जात के हों, ये गैर नहीं, अपने हैं। इन्हें अपनेपन की नजर से देखो सोहा। वो जो घूम रहा है मेरा दोस्त है, वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी है, वो मेरी आपा है। उधर देखो सोहा, वे सब लड़कियां जो झुंड में खड़े होकर गोलगप्पे खा रही हैं, वे सब तुम्हारी सहेलियां ही तो हैं। और वो सुर्ख नीले रंग के सलवार कमीज में तुम ही तो हो सोहा, मेरी सोहा। हाँ, वो तुम ही हो, एक पापड़ी के लिए चाट वाले से झगड़ती हुई, मेरी प्यारी सी सोहा। सुनो सोहा, हम अपने ही लोगों को और खुद अपने आप को भी अपने ही हाथों कैसे मार दें? कैसे सोहा, बोलो ना। सोहा उन सब के बीच खुद को महसूस करने लगी। अब उसे भी उन सब अजनबियों में अपने नजर आने लगे थे। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। असलम ने उसे उठाया और खेल के उस मैदान की ओर ले गया जो उनका तीसरा टारगेट था। वे दोनों उस विशाल मैदान के बीचों बीच खड़े थे। मैदान के एक कोने में बचपन झूले झूल रहा था और दूसरे कोने में किशोर उम्र के लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ बुजुर्ग झुंड बनाकर गप्पे लगा रहे थे। कोई बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे चला जा रहा था तो कोई अपने पिता के साथ दौड़ लगा रहा था। कई प्रेमी जोड़े दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए बैठे थे। मंदिर से घंटी की आवाजें आ रही थीं और गुरुद्वारे से पाठ के स्वर सुनाई दे रहे थे। देखो सोहा, यहाँ जीवन रंग बिरंगे फूलों से खिल रहा है, प्यार की खुशबू से महक रहा है। चाहे मंदिर की घंटियां हों या गुरुद्वारे के पाठ या फिर मस्जिद में होने वाले अजान ही क्यों ना हो, ये सब आवाजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। पार्क में आए इन सभी लोगों को इन मिली जुली आवाजों से कोई तकलीफ नहीं होती, फिर हमें ही इनके हंसती खिलखिलाती खुशियों को देखकर घुटन क्यों होती है? ये गुनगुनाना चाहते हैं, सारे त्योहार साथ मिलकर मनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इनके जीवन बारूदों से तबाह कर देते हैं। सोहा सुबक सुबक कर रो दी। असलम अपनी ही रौ में बोले चला जा रहा था और सोहा लगातार रोए चली जा रही थी। सोहा, हमें इन लोगों की जरूरत है, इन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमने जिहाद के नाम पर इनकी और अपनी दोनों की ही जिंदगियां तबाह कर रखी हैं। हम अपने अंधेपन में भटके हुए हैं। जिहाद के नाम पर अपनों का ही खून बहा रहे हैं। अपनों के बगैर हम कौन सी दुनिया बसा लेंगे? खौफ फैलाकर कौन सी हुकूमत खड़ी कर लेंगे? जरा सोचो सोहा, नफरत वालों की कौम कैसी होगी? मैं इन सब से प्यार करता हूँ, ये सब मेरे अपने हैं। मेरा हाथ थाम लो सोहा, चलो हम यहाँ से दूर चलें, इन्हें भी जीने दें और हम भी एक हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। चलो सोहा, हमें अब और नहीं जीनी ये नफरत भरी जिंदगी। हम मोहब्बत के लिए बने हैं, नफरत के लिए नहीं। तुम सही कह रहे हो असलम, लेकिन क्या तुम ये भूल गए हो कि इस वक्त तुम किस रूप में हो? असलम, तुम इस वक्त मौत के रूप में हो। अपने साथ साथ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हो। अब हम दोनों बेग के हाथ के खिलौने हैं असलम, और उसके इशारे पर शहर में बम भी लगा चुके हैं। अब तो बस धमाके करना बाकी है। हम जैसे लोगों की चाबी बेग जैसे लोगों के हाथों में होती है असलम। हमारा अपना कोई वजूद नहीं होता। सोहा असलम की दोनों बाजुएं जोर से भींच कर रो रही थी। असलम ने सोहा के गालों को सहलाते हुए कहा, नहीं सोहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी बेग को नहीं जानता। मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने शहर के लोगों को जानता हूँ। सोहा, मैं तुम सब से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर चलो असलम, हम भी मोहब्बत की दुनिया में चलें, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार एक जरूरी काम खत्म कर लें, तब शायद अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। कहाँ? चलो तो। सोहा ने अपने मोबाइल से 100 नंबर पर एक फोन किया और तुरंत असलम का हाथ पकड़कर बेग के अड्डे की तरफ चल दी। बेग रेहान के साथ बैठा टीवी देख रहा था। वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दहशत भरी उस ब्रेकिंग न्यूज का जो उन्होंने खुद बनाई थी पूरे शहर के लिए। उन्हें एक के बाद एक धमाकों की खबर का इंतजार था, लेकिन तभी सोहा असलम को लेकर वहां पहुंच गई। बेग और रेहान उन दोनों को वहां देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि बेग कुछ पूछने के लिए मुंह खोलता, तेज धमाका हुआ और परखच्चे उड़ गए एक एक चीज के। शायद पहली दफा कोई मानव बम सही जगह जाकर फटा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और मित्रों के साथ शेयर करें।